देखिए 3D समझने से पहले आपको समझना होगा कि स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। dr ऑफ द लाइन, ठीक है, और dc ऑफ द लाइन, ये दो बातों पर पूरा स्ट्रेट लाइन, पूरा 3D आपका डिपेंड रहेगा। पहले समझते हैं dr, डायरेक्शन रेशियो। dr ऑफ लाइन, dr ऑफ लाइन कहें, ठीक है, या वेक्टर कहें, बात एक ही। नंबर एक, यदि कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है, मान लेता हूं ये p वेक्टर लिखा हुआ है, ये p वेक्टर आपके पास ai प्लस bj प्लस ck। आपसे पूछा जाए कि इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हैं, तो आप सीधा सा जवाब दे दोगे कि इसके dr जो हैं वो a रेशियो b रेशियो c है। ये जो ij के कोफिशिएंट होते हैं ना, इन्हें डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन या डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपके पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये a है, एक पॉइंट ये b है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 हैं, तो ये कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है ना, उन्हें डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो तीन होते हैं, a b और c। ये एक रेशियो होता है, ध्यान रखिए। किसी लाइन के dr यदि 2, 4 और 6 हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि इस लाइन के dr 1, 2 और 3 हैं, ठीक है ना। ये रेशियो होता है। किसी लाइन के dr 1, 2, 3 हैं, तो आप ये भी कह सकते हो उस लाइन के dr 2, 4 और 6 होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना चाहें तो उसको। यदि आपके पास दो पॉइंट ये दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए इसके dr क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो डायरेक्शन रेशियो में a जो है वो आता है x2 माइनस x1, b जो आता है y2 माइनस y1 और c जो आता है z2 माइनस z1 होता है। कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होता है आप उसे डायरेक्शन रेशियो कह सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो की कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इसकी प्रॉपर्टी ये है, नंबर एक, यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो उन दोनों लाइन के dr का रेशियो बराबर होगा या सेम होगा, आप ये कह सकते हो। यदि इसके dr a b c हैं तो इसके dr भी a b c होंगे, ठीक है। यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके dr सेम होते हैं, या आप कह सकते हो कि इसके dr a1 b1 और c1 है, इसके dr a2 b2 और c2 हैं, तो आप ये कह सकते हो कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू कितना आएगा, c1 अपॉन c2 आएगा। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो। दूसरी बात, यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, इस लाइन के dr a1 b1 और c1 हैं और इस लाइन के dr a2 b2 और c2 हैं, तब ध्यान रखिएगा यदि परपेंडिकुलर हैं तो इनके dr के मल्टीप्लिकेशन का सम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो की प्रॉपर्टी है। ये सारी बातें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने में आपकी हेल्प करेंगी। ये बातें आपको अच्छी तरह से पता होंगी तो आप आराम से समझ लेते हो, ठीक है। दो लाइन के dr का क्या मतलब है, एक लाइन के dr का क्या मतलब है, डायरेक्शन रेशियो का क्या मतलब है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले जाते हैं, वगैरह वगैरह। अब दूसरा बात आता है डायरेक्शन कोसाइन, dc ऑफ द लाइन, dc ऑफ लाइन। देखिए बहुत सिंपल तरीके से कह दूं, ये एक वेक्टर है p, मैंने p वेक्टर लिया था अभी, है ना, और p वेक्टर मैंने लिया था ai प्लस bj प्लस ck,
मैंने कहा था कि इसके डी आर जो हैं ए बी और सी हैं। डी सी ऑफ द लाइन इज रिप्रेजेंट बाई एल एम और एन, ठीक है। यदि ये कोई वेक्टर है, आपसे पूछा जाए कि इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो इसका मतलब है कि इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालिए, पी कैप निकालिए। पी कैप कैसे निकलेगा? पी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द पी वेक्टर। इसका मतलब ये आएगा ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा पी का, वो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे, और सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। यहां पर जो आई जे के कोफिशिएंट हैं वो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर होंगे। देखिए, इस वेक्टर के डी आर ए बी और सी हैं। यदि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लेते हैं तो उस केस में आई जे के कोफिशिएंट जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूं, एक वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होते हैं। एक वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होते हैं और एक यूनिट वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो कि इसको हम एल कहते हैं, इसको हम एम कहते हैं और इसको हम एन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इस बात को समझ लें कि यदि आपको डी आर गिवन है, डी आर गिवन है ए बी और सी, तो डी सी कैसे निकालोगे? एल एम एन कैसे निकालोगे? तो एल जो होता है वो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम जो होता है बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन जो होता है वो सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे कि डायरेक्शन रेशियो पता होने पर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब वास्तव में ये समझ लें कि डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली होता क्या है। डायरेक्शन कोसाइन होता क्या, किसे डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं? जैसे आपने कहा कि डायरेक्शन रेशियो तो कोई लाइन पर दो कोऑर्डिनेट हैं, उन दो कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होता है उसको अपन डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। कोई लाइन है, उसके बाद दो कोऑर्डिनेट ले लें, उन दो कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस आएगा वो डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक है। जैसे स्लोप ऑफ लाइन होता है कि कोई लाइन एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है उसका tan ले लिया जाए, वो स्लोप ऑफ द लाइन होता है 2D में। 3D में क्या होता है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। मान लेता हूं ये पॉइंट ओरिजिन है, इस रूम का ये जो सेंटर पॉइंट है ओरिजिन है, यहां से मैं कोई रॉड लगा दूं, ये रॉड लगा दी मैंने। अब ये रॉड जो है, मैं पीछे वाली लाइन को, इस दीवार को एक्स एक्सिस मान लूं, उस दीवार को वाई एक्सिस मानूं, ऊपर जो वो जेड एक्सिस है, तो ये जो लाइन है, ये जो रॉड है जो मैंने सेंटर से जॉइन कर रखी है, ये जो रॉड है एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, ये रॉड वाई के साथ कितना एंगल बना रही है, ये रॉड जेड एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है। यदि उसका कॉस ले लिया जाए तो डायरेक्शन कोसाइन मिलते हैं, या उन्हें हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, यदि उसके कॉस ले लिए जाएं तो डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं। ये बात समझ लें कि आपके पास 3D में ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होगा।
ये कोई लाइन है, ये लाइन यहां से लेकर यहां तक अल्फा एंगल बना रही है, यहां से लेकर यहां तक बीटा एंगल बना रही है बाई एक्सिस से, और यहां से लेकर यहां तक गामा एंगल बना रही है, ये बीटा है, ठीक है। ये एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गामा एंगल है। तब इस लाइन के डीसी जो होंगे वो LMN क्या होते हैं, L होता है कॉस ऑफ एल्फा, M होता है कॉस बीटा और N होता है कॉस गामा। कोई लाइन x के साथ, y के साथ, z के साथ जो एंगल बना रही है उसका यदि कॉस ले लिया जाए तो जो नंबर मिलेंगे दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पर ध्यान रखिएगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। क्यों मैंने आपको यहां पर भी बताया था, एक मिनट आप समझ लें, यदि इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जो है ऑलवेज कितना आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक है। अब इसकी भी प्रॉपर्टी समझ लें, इसकी जो प्रॉपर्टी काम कर रही हैं कि 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके डीसी सेम रहेंगे। यदि इसके डीसी एल, एम और एन हैं तो इसके भी डीसी एल, एम और एन ही रहेंगे। यदि 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं, यदि इसके डीसी L1, M1 और N1 हैं और इसके डीसी L2, M2 और N2 हैं, तब ध्यान रखिएगा L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 इक्वल टू 0 होगा। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। यही बातें सारी वेक्टर में भी एप्लीकेबल थी और ये बात 3D में भी एप्लीकेबल है। यदि इस छोटी सी बात क्लियर हो जाती है दिमाग में तो 3D समझने में ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती। वो DC और DR को सही तरह से समझ नहीं पाते हैं तो उनको 3D के क्वेश्चन नहीं निकलते हैं, वो हवा में चलता रहता है क्या हो रहा है, या तो वो लर्न करते हैं या मुश्किल करते हैं। पर मैं जैसे बता रहा हूँ यदि वैसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने में, प्लेनिंग की इक्वेशन बनाने में कोई खास परेशानी नहीं आएगी, आप आराम से बना सकते हो। एक बार एक एक्सरसाइज है इस पर 11.1 जरा अभी ख़त्म कर दीजिए और एग्जाम्पल हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 एग्जाम्पल हैं, 5 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चनों को फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, और फिर उन क्वेश्चनों को अप्लाई करिए। कोई ये लाइन है, इसके साथ ये अल्फा एंगल बना रही है, इसके साथ ये बीटा एंगल बना रही है, इसके साथ एक गामा एंगल बना रही है। यहां पर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा आपको दे रखा है, इक्वल इंक्लाइंड है, तीनों से बराबर एंगल बना रही है, ठीक है। तो आपके पास एल जो आएगा वो कॉस अल्फा आएगा, एम जो आएगा वो कॉस बीटा आएगा, एन जो आएगा वो कॉस गामा आएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब है ये एल एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है, तो आप ये कह सकते हो तीनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब होगा एल बराबर एम बराबर एन, और हम ये जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों बराबर हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 3l स्क्वायर बराबर 1 आएगा, तो एल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1/3 है, तो एल बराबर 1/√3 आएगा। तो m बराबर 1/√3 आएगा और n बराबर 1/√3 आएगा, तीनों बराबर आएंगे, 1/√3 1/√3 और 1/√3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
डिफरेंट कंडीशंस आपको दे रखी हैं, अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं, उस अलग अलग कंडीशनों में आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 3D में कैसे निकालोगे ये आपको समझना है। पहली कंडीशन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। देखिए आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास आउट हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है इसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट ए। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x1 y1 z1। यदि आपको इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो मुझे बता सकते हो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वेक्टर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 दे रखे हैं, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो a है वो होगा x1i प्लस y1j प्लस z1 के। यदि आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, आपको यहां पर जो बी वेक्टर है ना वो दे रखा है, आपको ये बी वेक्टर दे रखा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन दो फॉर्मेट में आती हैं, एक वेक्टर फॉर्मेट होता है और एक कार्टेशियन फॉर्मेट होता है। वेक्टर फॉर्मेट और कार्टेशियन फॉर्मेट, ये दोनों फॉर्मेट एक दूसरे में बदले भी जा सकते हैं, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। आप मान लेता हूं इस पर कोई वेरिएबल पॉइंट आर है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। यदि इक्वेशन एक्स वाई जेड के टर्म में आएगी तो वो कार्टेशियन फॉर्मेट होगी, और आर के टर्म में आएगी वो वेक्टर फॉर्मेट होगी। अब देखिए आपको गिवन क्या है, आपको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए गिवन है और ये बी वेक्टर गिवन है, तब आपको बतानी है इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आप यहां से ए आर वेक्टर निकाल सकते हो क्या। ये ए आर वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए आर वेक्टर जो आएगा वो आएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए आर जो वेक्टर है वो आपके पास ही आएगा। ए आर वेक्टर जो है वो बी के पैरेलल है। बी के क्या है, पैरेलल है। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम होता है, तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि ए आर वेक्टर जो आएगा वो लैम्डा टाइम ऑफ द बी वेक्टर आएगा। ए आर क्या आएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ द बी। बी क्या है, बी है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है ना। तो आप आर वेक्टर बराबर लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ द ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, या आप आर वेक्टर बराबर लिख सकते हो x1i प्लस y1j प्लस z1k लैम्डा टाइम ऑफ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्मेट में। आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ द बी वेक्टर। आप यहां पर ये भी कह सकते हो कि ए आर बराबर लैम्डा टाइम बी वेक्टर है, तो आप यहां पर कह सकते हो कि आर माइनस ए बराबर बी वेक्टर लैम्डा टाइम ऑफ द बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ द बी वेक्टर, ये आएगा।
A vector lambda time of the B vector, this is the equation of straight line which pass through a point and parallel to a one vector. ठीक है, एक बार नोट करिए इस पर, और इस पर एग्जाम्पल है उसको निकालिए। ये वेक्टर फॉर्मेट है, यदि इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में लाना हो तो ये होता है x माइनस ये नंबर x1 अपॉन नीचे आता है ये a इक्वल टू y माइनस y1 ये अपॉन नीचे आता है ये b वाला नंबर z माइनस z1 अपॉन c ये नीचे वाला। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 16, वो ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट 5, 2 और -4 and parallel to a line vector 3i plus 2j -8k। ये आपका बी वेक्टर है। आपका जो ए वेक्टर बनेगा, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बनेगा 5i प्लस 2j -4k। इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर लैम्डा टाइम ऑफ द बी वेक्टर। आर इक्वल टू ए क्या है? ए है 5i प्लस 2j -4k इज ए लैम्डा टाइम ऑफ द बी। बी है आपका 3i प्लस 2j -8k। ये आंसर आ गया वेक्टर फॉर्मेट। इसी इक्वेशन का वेक्टर फॉर्मेट ये हुआ। अब जरा ये समझना है कि इसका कार्टेशियन फॉर्मेट क्या होगा। इसका कार्टेशियन फॉर्मेट होगा x माइनस ये 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू y माइनस 2 ये वाला 2 डिवाइड बाई ये 2 इक्वल टू y माइनस 4 तो प्लस 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई -8। ये कार्टेशियन फॉर्मेट आएगी। बात समझ आ गई? ये आपको ये जो फॉर्मेट था वो था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। पेपर में क्वेश्चन आएगा 100%। इसको लर्न नहीं करना है, थोड़ा समझ लीजिए इस बात को कि बात को कैसे अप्लाई करना जाएगा। अब दूसरी फॉर्मेट आती है 2 पॉइंट फॉर्म। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एक बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको पता है। यदि ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है, मान लेता हूँ इसके कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 z1 है, इसके कोऑर्डिनेट बी के x2 y2 और z2 है, तब आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो ए वेक्टर आएगा वो x1i y1j और z1k आएगा। बी वेक्टर जो है x2i प्लस y2j प्लस z2k आएगा। ये दोनों चीज आपको गिवन है। तब आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। इसकी इक्वेशन बताने के लिए आप इस पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लो r, जिसका पोजीशन वेक्टर r है। r a और b के टर्म में जो इक्वेशन आएगी वो वेक्टर फॉर्मेट होगी, और x1 y1 z1 के टर्म में जो इक्वेशन आएगी वो कार्टेशियन फॉर्मेट आएगी। आप यहां से a b वेक्टर निकालिए। a b वेक्टर आएगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ए आर वेक्टर निकालिए, ये आएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए आर वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम ऑफ द ए बी वेक्टर है, क्योंकि कोलिनियर है।
तो आप कह सकते हो कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ द बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। आप ये भी कह सकते हो कि आर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ द बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ द बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जब आप इसकी कार्टेशियन फॉर्मेट निकाल लेते हो, सॉरी वेक्टर फॉर्मेट निकाल लेते हो, तो उसके बाद वो कार्टेशियन फॉर्मेट आराम से कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार नोट करिए और एग्जाम्पल नंबर 17, 18 को कंप्लीट करिए, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर वेक्टर इक्वल टू ए क्या है, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम ऑफ द बी माइनस ए। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा x2 माइनस x1i y2 y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो ये आपका इस फॉर्मेट में आ गया। तो आर ये जो है आपका वेक्टर फॉर्मेट है, इसका कार्टेशियन फॉर्मेट आएगा x माइनस x1 अपॉन दिस नंबर y माइनस y1 अपॉन दिस नंबर नीचे और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये कार्टेशियन फॉर्मेट है और ये ध्यान रखिएगा ये इसका वेक्टर फॉर्मेट है, ये दोनों, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है इन्हीं दो बातों पर डिपेंड होंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास टू 1 पॉइंट्स, तो इस एक्सरसाइज में जो आप क्वेश्चन निकालोगे लगभग 13 क्वेश्चन तक वो इसी पर कंसेप्ट होगा, ठीक है। लेकिन एक बात और समझ लें, मान लेता हूँ आपको ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन आपको ये दे रखी है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x माइनस x2 ओवर a2, y माइनस y2 ओवर b2 इक्वल टू z माइनस z2 ओवर c2 है। तो इस लाइन के डी आर क्या होंगे, इसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है, तो इसके डी आर क्या होंगे। इसी इक्वेशन में जब इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट में दे रखी है, इक्वेशन ये दे रखी है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। जब कोई इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में दे रखी हो तो उसके नीचे जो नंबर लगे होते हैं ना, ये जो नीचे नंबर लगे होते हैं ये इसके डी आर होते हैं। इसके डी आर a1, b1 और c1 होंगे। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, तो इसके डी आर जो हैं वो a2, b2 और c2 रहेंगे। इसके बीच में आपको एंगल निकालना हो ये थीटा, तो ये cos थीटा बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ इनका स्क्वायर, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ दिस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यदि दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको पता हो तो उसके बीच में आप एंगल निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार क्रिएट होता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में दे रखी हैं तो ये ध्यान रखिएगा नीचे जो नंबर लग रहे हैं वो इस लाइन के डी आर होते हैं, यहाँ पर जो नंबर लग रहे हैं वो इस लाइन के डी आर होंगे। दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं ये, बात समझ आई, ठीक है। इस पर एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा हटके इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। मेन कंसेप्ट यही था, 11.2 एक्सरसाइज है। इस 11.2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन जरूर एक 4 नंबर का आएगा,
अब उसको कैसे करोगे, किस तरह से करी जाएगी, वो करने से होगा, ठीक है ना।